सोचिए, एक ऐसी दस्तावेज जिसने एक सल्तनत के खात्मे और दो नई कौमों के जन्म की बुनियाद रख दी। 1940 की करारदादे पाकिस्तान, ये सिर्फ कागज पर लिखी स्याही नहीं थी। एक ऐसा ख्याल था, एक ऐसा तस्वुर था जिसने जनूबी एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए मिलकर देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये जो अल्फाज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें एक पूरी तारीख छुपी है। जोग्राफियाई तौर पर मुत्तसिल इकाइयों की ऐसी ग्रोबंदी की जाए कि वो आज़ाद रियासतें तश्कील दें, जिनमें शामिल इकाइयाँ खुद मुख्तार और मुक़्तदिर हों। ये अल्फाज सिर्फ एक मुतालबा नहीं थे, ये एक नए सियासी मुस्तक़बिल का टोक ऐलान थे। लेकिन असल सवाल तो ये है कि 1940 के उस लम्हे में इन अल्फाज का हकीकी मतलब क्या था? क्या ये वाकई एक नए मुल्क का वाज़े खाका था, या फिर ये ताकत के खेल में एक स्ट्रेटेजिक चाल थी? चलें इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस करारदाद की गहराई को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस वक्त के सियासी माहौल को समझें जहां उसमें जन्म लिया। और उस माहौल के बिल्कुल मरकज़ में था दो कौमी नज़रिया, यानी टू नेशन थियोरी। तो आखिर ये टू नेशन थियोरी थी क्या? ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सोच का आप कह सकते हैं बुनियादी सुतून था। उनका मानना यह था कि बरतानवी हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो मजहबी गुरोह नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये दो अलग अलग कौमें हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सकाफत, उनकी तारीख, उनके मकासद सब मुख्तलिफ हैं। और इसीलिए उनके ख्याल में दोनों कौमों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। यही वो सोच थी जिसने आगे चलकर एक अलग वतन के मुतालबे को जन्म दिया। और हाँ, ये नज़रिया अचानक से कहीं से नहीं आ गया था। इसके पीछे वाक़यात की एक पूरी चेन थी। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो थे 1937 के सूबाई इंतखाबात। इन इंतखाबात के नताइज ने मुस्लिम लीग को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल महफूज नहीं है। तो इन्हीं खदशात और सियासी बेचैनी का नतीजा था लाहौर में मार्च 1940 का वो तारीखी इजलास। ये वो लम्हा था जब सालों की सोच एक बाकायदा तारीख साज तजवीज़ बनने जा रही थी। 23 मार्च 1940, लाहौर, ये वो दिन और वो जगह थी जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक फैसला कुन कदम उठाया। उन्होंने सीधा सीधा बरतानी हुकूमत के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मंसूबे को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद कर दिया। और ये सिर्फ कोई सियासी बयान नहीं था, ये एक चैलेंज था, एक ऐलान था कि अब पुराने रास्तों पर नहीं चला जा सकता। करारदाद के शुरू के अल्फाज ही इस इरादे को बिल्कुल साफ कर देते हैं। कोई भी आईनी मंसूबा इस मुल्क में काबिल अमल नहीं होगा और ना ही मुसलमानों को कबूल होगा जब तक कि वो मंदरजा झैल बुनियादी उसूलों पर ना बनाया जाए। यानी बिल्कुल वाज़ेह शर्त रख दी गई थी कि आगे कोई भी बात तब होगी जब इन बुनियादी उसूलों को माना जाएगा। तो चलिए अब खुद करारदाद के मतन को ही ज़रा गौर से देखते हैं कि आखिर इसमें तजवीज़ क्या किया जा रहा था, क्योंकि अल्फाज की बहुत अहमियत होती है, ख़ास तौर पर जब उनसे कौमों की किस्मत लिखी जा रही हो। तो इस करारदाद में था क्या? इसके बुनियादी नुकात ये थे। पहला, जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं यानी शमाल, मगरिब और मशरिक में, उनको मिलाकर आज़ाद रियासतें यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाई जाएं। दूसरा, ये सिर्फ नाम की रियासतें नहीं होंगी बल्कि खुद मुख्तार और मुक़्तदिर होंगी, मतलब अपने फैसले खुद करने वाली। और तीसरा, जो कि एक बहुत अहम नुक्ता है, तमाम अक़लियतों के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी। तो ये सिर्फ मुतालिबात नहीं थे, ये एक नए सियासी निज़ाम का पूरा खाका था। लेकिन यहाँ एक लफ्ज़ है जिस पर बहुत बहस हुई है और आज तक होती है। वो लफ्ज़ है रियासतें, यानी जमा का सीगा स्टेट्स। रियासत नहीं, रियासतें। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। सवाल ये था कि क्या मुस्लिम लीग एक मुल्क मांग रही थी या एक से ज़्यादा आज़ाद रियासतें। इस एक लफ्ज़ से पूरी बात का मतलब बदल जाता था। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या ये एक वाहिद रियासत की बात हो रही थी या फिर मुताद्दिद रियासतों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन की? अक्सर लोग मानते हैं कि ये इबहाम या गैर वाज़ेह बात शायद जानबूझ कर रखी गई थी ताकि आगे मुज़ाकरात में थोड़ी लचक रहे, लेकिन इसने इस दस्तावेज की तशरीह को हमेशा के लिए पेचीदा बना दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये करारदाद अपने इसी इबहाम के साथ कैसे एक ख्याल से हकीकत तक पहुंची। इसने तक़सीम हिंद तक का सफ़र कैसे तय किया। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हैरान कुन बात यह है कि इस पूरी दस्तावेज़ में कहीं भी पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। सरकारी तौर पर इसका नाम करारदादे लाहौर था।
قرارداد پاکستان کا نام تو اسے ہندو پریس نے ایک طرح سے تنزیہ طور پر دیا تھا، لیکن بعد میں یہی اس کی پہچان بن گیا۔ اور آپ یقین کریں، یہ خواب صرف 7 سال میں حقیقت بن گیا۔ سفر بہت تیز تھا۔ 1940 میں قرارداد منظور ہوئی اور پاکستان کا نظریہ مسلم لیگ کی سرکاری پالیسی بن گیا۔ پھر 40 سے 46 تک اس نظریے کے لیے عوامی مہم چلائی گئی۔ 1946 میں ہندوستان کو متحد رکھنے کی آخری کوشش یعنی کابینہ مشن پلان ناکام ہو گیا، اور بس اس کے بعد 1947 کا ماؤنٹ بیٹن پلان قبول کر لیا گیا، جس نے برطانوی ہندوستان کو ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دیا۔ اور یہاں ہم واپس اس ریاستوں والے ابہام پر آتے ہیں۔ یاد ہے جب 1947 میں پاکستان بنا تو شروع میں اس کے 2 حصے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، 2 الگ الگ جغرافیائی خطے۔ تو یہ حقیقت بھی اس قرارداد کے جمع والے لفظ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ اس نئے ملک کی بنیاد میں وہ پیچیدگی شروع سے ہی موجود تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت تلخ حقیقت بھی ہے جس کا ذکر ضروری ہے۔ قرارداد کا اصول کیا تھا؟ اقلیتوں کے لیے مناسب، مؤثر اور لازمی تحفظات۔ لیکن تقسیم کی حقیقت کیا تھی؟ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے پرتشدد ہجرتوں میں سے ایک۔ یہ جو تضاد ہے، یہ اس دور کی پیچیدگیوں کو صاف دکھاتا ہے۔ تو آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے، کیا قرارداد لاہور ایک قوم کا واضح خاکہ تھی یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک سودے بازی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی تاریخ دانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور ہم سب کو اس پیچیدہ تاریخ کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔